राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम आज आपको एशिया की सबसे बड़ी मार्बल व ग्रेनाइट मार्केट कीर्तिनगर राजा गार्डन के व्यापारियों के दिल में राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए क्या विचार है वह बताएगा। उससे पहले आप कीर्तिनगर मार्बल मार्केट व राजा गार्डन मार्बल मार्केट पर एक नजर डालें। कीर्तिनगर मार्बल मार्केट आज मार्बल मार्केट कम अन्य व्यापारिक केंद्र में जहां तब्दील होती जा रही है, वहीं इस मार्केट में कई मार्बल व्यापारी प्रतिबंधित पॉलिश का काम कर प्रदूषण फैलाने का भी काम करते नजर आ रहे हैं। इसकी शिकायत ऊपर तक जाने के बाद भी प्रदूषण बढ़ाने, पॉलिश करने, फीलिंग करने जैसे कार्य किए जा रहे हैं, जिसके कारण इस मार्केट में काम करने वालों के साथ अगल बगल के निवासियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अवैध निर्माण, गलियों सड़कों पर अतिक्रमण तो आम बात है। आप खुद देखें और सुने मार्बल व्यापारियों ने राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम को क्या क्या बताया। देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, देश की आर्थिक स्थिति डाउन होती जा रही है। ऐसे समय में देश के युवाओं को मैं कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि खुद के व्यवसाय या छोटे काम डेवलप करें, सरकार पे ही निर्भर नहीं रहें। और सरकार ने तो पहले ही, प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि आत्मनिर्भर बने, तो मैं भी यही अपील करना चाहूँगा युवाओं से कि आत्मनिर्भर बने, ताकि देश की इकोनॉमी है जो डाउन हो रही है वो संभल सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। कोरोना काल के बाद आर्थिक स्थिति और डाउन होती जा रही है, इसको संभालने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ हम सभी देशवासियों की भी है। दूसरा, महिलाओं पे जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसके प्रति हमें जागरूक होने की आवश्यकताएं हैं। कोरोना काल सिर्फ मार्बल व्यवसाय ही नहीं, प्रत्येक व्यवसाय पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। और ये साल है जो कोरोना काल में गया है, इसमें मान के चलिए कि अब जो भी व्यवसाय थे वो 50% ही लगभग हो पाए हैं, तो बुरा असर है। और आज जो देश की आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही डाउन हुई है। तो मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से यही आह्वान करूंगा कि आप गरीबी से लोगों को ऊपर उठाने का काम करें, लोगों को डेवलप करने की कोशिश करें, रोज़गार उपलब्ध कराएं। रोज़गार जब उपलब्ध होंगे तो ये गरीबी ख़त्म हो जाएगी। आप राष्ट्र सर्वप्रथम के बारे में बताना चाहेंगे? राष्ट्र सर्वप्रथम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत जो अभी प्रगतिशील देशों के श्रृंखला में आगे चल रहा है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और मेरे हिसाब से मोदी जी का जो विज़न है, उस विज़न के अंदर में भारत अग्रणी रूप से आगे आएगा। और जो भारत सोने की चिड़िया पहले होती थी, बिल्कुल उसी पोजीशन पर वापस आएगा। हमारा राष्ट्र सर्वप्रथम रहेगा, सबसे आगे रहेगा, विश्व में अग्रणी देशों में शुमार होगा इनका नाम। और अभी तो काफ़ी हद तक भारत जो विकासशील देशों के श्रृंखला में जो आगे बढ़ता जा रहा है और जो विकास हो रहा है भारत के अंदर में, उसका ये सबसे बड़ा कारण है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्र प्रथम, हर इंसान चाहे जो भी हो यहाँ पे राष्ट्र प्रथम, उसके बाद किसी चीज़ के लिए हम लोग लड़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र है तो हम हैं, और राष्ट्र नहीं तो हम, हमारा कोई भी आइडेंटिफिकेशन हमारे नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जाति पाति से थोड़ा ऊपर उठिए और अपने राष्ट्र का साथ दीजिए, राष्ट्र के प्रति अपनी संवेदनाएं अच्छी रखें, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में हम लोग मिलकर साथ दें। इसमें जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव से हम लोग परे हो जाएं और एक दूसरे के साथ मिलकर के कदम से कदम बढ़ा करके आगे बढ़ें, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा। कोरोना के कारण हमारे व्यापार पर क्या असर पड़ा? कोरोना के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से ये बिल्कुल दरखास्त करूंगा और अपनी संवेदना व्यक्त करूंगा कि हम लोग इससे काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं व्यापार को लेकर के। मतलब ये स्थिति है कि हम जिस प्रीमिसेस में अपना बिजनेस कर रहे हैं वो हमारा किराए का, और आज के डेट में हमारा किराया भी हमारे सुचारू रूप से हम पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसके ऊपर विशेष ध्यान दें, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम लोग कहीं भी नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत ही हैं, मतलब हम लोग हैं जिस व्यापार में, उस पर थोड़ा ध्यान देना उचित होता है उनका, और उनको इसमें ध्यान देना भी चाहिए। क्योंकि हम छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारियों की तो सभी सुनते हैं, छोटे व्यापारियों की जो आवाज़ है वो दब जाती है। हमारे संस्था को भी हमने ये बात कही है, लेकिन आगे हम तो आपके माध्यम से ही आगे अपनी
भावनाएं रख सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? केंद्र और राज्य सरकार से तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो हमारा व्यापार हो वो सुगम हो, व्यापार स्मूथ हो जाए, व्यापार में हमारे को जो हमारी दिक्कतें आ रही है उन दिक्कतों को वो पूरा ख़त्म करें और हमसे आकर के इस बारे में वो ज़रूर सवाल और जवाब करें कि हमें प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ तक है। हमारे यहाँ पे माल सुचारू रूप से माल नहीं आ पा रहा है, हमारे सुचारू रूप से माल हमारा बिकता नहीं है, हमारे यहाँ पे ग्राहक नहीं है और जिसके कारण हमारा जो खर्च है आय से ज़्यादा हमारी जो खर्च है वो ज़्यादा हो रही है। तो इस पर राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी दोनों को मिलकर के हमारे बारे में सोचना चाहिए, हमारे छोटे व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए। राष्ट्र के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार को कम होना चाहिए और भ्रष्टाचार के लिए नियम भी बनना चाहिए कोई ना कोई, उसके कारण से भ्रष्टाचार बाधक है। कोरोना काल के अंदर मार्बल में व्यवसाय के अंदर काफ़ी कमी आई है, लोगों को काफ़ी कठिनाई भी आई है, व्यापार में काफ़ी कमी भी आई हुई है। इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा हमारे यहाँ पे जीएसटी में थोड़ा कमी हो तो लोगों में थोड़ा सा और ज़्यादा हो सकता है। केंद्र सरकार से तो उम्मीद है मोदी जी ऊपर है, जो सारा अभी काम करें तो अच्छा करें और इसमें और लोगों को व्यापार के अंदर हेल्प की जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा। और राज्य सरकार जो अभी कर रही है उससे भी उम्मीद होनी चाहिए ताकि और व्यापार में फ़ायदा पहुँचे हमें। ये मार्केट करीब 1975 में जब से बनी है, मैंने यहाँ पे 83 में ऑक्शन लेकर के तब से यहाँ पे बिजनेसरत हूँ। राष्ट्र प्रथम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से ये मोदी सरकार आई है या उससे पहले भी भ्रष्टाचार सबसे बड़ा बाधक है हमारे विकास में, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और सफाई के मामले में हमारा यह कीर्तिनगर तो सबसे पिछड़ा हुआ है। एक बार श्री सुभाष जी सचदेवा जब यहाँ विधायक बने थे तब यहाँ ज़रूर सड़कें बनकर ऐसा लग रहा था कि कुछ मार्केट ठीक हुआ है। उसके बाद से जब से ये नाले हैं इनकी सफाई प्रॉपर होती नहीं है, लाइटें बराबर होती नहीं है, आप देखोगे तो जगह जगह कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, सफाई प्रॉपर होती नहीं है। नाले से सफाई करते हैं तो उसकी गर्त वहीं पे डाल देते हैं, फिर उठाई नहीं जाती है। अभी बीच में एमसीडी वालों ने कुछ सफाई अभियान चलाया, लोगों का पत्थर वगैरह थोड़ा बहुत जो अपनी दीवार के साथ लगा रखे थे सब अंदर हो गया है। अब तो हमारे लिए ये और बड़ी मुश्किल हो गई है। सरकार से ये चाहूँगा कि इसका कुछ प्रॉपर ढंग से इलाज किया जाए या हम लोगों को कुछ अपनी दीवार के साथ 2-4 फुट तक पत्थर रखने दिया जाए ताकि ये गंदगी हमें ना देखनी पड़े और सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम रहे तो ज़्यादा बेहतर है। कोरोना की वजह से पिछला ये साल तो मैं समझता हूँ कि व्यापारियों के लिए सबसे बुरा होगा, ऐसा मैंने तो पहले कभी देखा नहीं। अभी ही व्यापार थोड़ा बहुत चला है लेकिन 30 to 40% प्रोजेक्ट चल नहीं रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी ये चाहूँगा कि कम से कम हर मार्केट में साफ़ सफाई का पूरा इंतजाम किया जाए और व्यापारियों को कुछ इस तरीके से सुविधा दी जाए, जीएसटी की रेट कम हो तो शायद कुछ व्यापार चले। भ्रष्टाचार सर बहुत बड़ी बाधा है। भ्रष्टाचार एक किस्म से अर्थव्यवस्था के लिए कैंसर का काम करता है। हालांकि जब से 2014 से हमारे मोदी जी की सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार पे काफ़ी हद तक लगाम लगा है। जैसे बड़े बड़े रिफॉर्म्स हुए, डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, जीएसटी का विस्तार हुआ, बहुत सारे टैक्स प्रणाली को सुधारा गया और भी बहुत सारी अर्थव्यवस्था के अंदर खामियां थी, उनको निरंतर सरकार, केंद्रीय सरकार निरंतर प्रयासरत रहती है। इसीलिए कि जो लोग भ्रष्ट व्यक्ति हैं, कुछ एक चुनिंदा लोग जो अर्थव्यवस्था में सेंधमारी करते हैं, उनको बंद किया जाए और पूरे देश की एक समग्र विस्तार मिले अर्थव्यवस्था को और पूरे विश्व के अंदर हम लोग एक हिंदुस्तान बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाए। मार्बल व्यापार पर क्या असर पड़ा? कोरोना काल एक वैश्विक महामारी 2020 अब 2021 लगा है, हम ना याद करें तो अच्छा है। बहुत बड़े बदलाव आए कोरोना वैश्विक महामारी के समय में, लोगों के बड़ी त्रासदी हुई, उसके लिए सबको खेद है सब भाई। और जो कोरोना के अंतर्गत हिंदुस्तान वैसे हमारे जिस तरह से लोगों ने काम किया, जिस तरीके से वो बहुत ही सराहनीय है। सरकार ने जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया तो काफ़ी हद तक हम लोग काबू करने में सक्षम रहे
और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को निरंतर बढ़ने के अंदर हमारी ये केंद्रीय सरकार की भूमिका बहुत रही है। और वो सारे बैरियरों को हटाते हुए यहाँ पे इंडस्ट्री का खूब विस्तार हो रहा है। हमारे मार्बल में भी अभी 500-700 इंडस्ट्री, जो राजस्थान में मेन किशनगढ़ है वहाँ पे 500 नई इंडस्ट्री लगी है। और निसंदेह हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इसका बहुत बड़ी क्रांतिकारी होगा और हिंदुस्तान बहुत बड़ी विश्व की एक अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। केंद्र और राज्य सरकार दोनों से बड़ी आशाएं हैं लोगों को। सबसे बड़ी आशाएं तो ये हैं कि वो निरंतर लोगों को जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उनमें सुधार करे, टैक्सीजम बैरियर जितने हैं टैक्स को कम रखे, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हो, कैशलेस इकोनॉमी का विस्तार हो, लोगों को नोटों का लेन देन ना करना पड़े, और वो काफ़ी विस्तार हो रहा है और हमें आशा है कि बहुत बड़ी तरक्की करेगा हिंदुस्तान। राष्ट्र सर्वप्रथम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्र तो है ये प्रथम, सबसे प्रथम राष्ट्रीय है। कोरोना काल में मार्बल व्यापार से क्या असर पड़ा? कोरोना काल में तो पूरे बिजनेस में सभी में फ़र्क पड़ा है, पूरे इंडिया में फ़र्क पड़ा है, और ख़ास तौर पे मार्बल में तो बहुत फ़र्क पड़ा है। सभी का बिजनेस कम हुआ है, मार्बल का भी कम हुआ है, और बाकी सबका फ़र्क तो सबको ही पड़ा थोड़ा। केंद्र और राज्य सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाह रहे हैं जैसे सबको कोई ना कोई हेल्प की है, हमारे मार्बल वालों को भी कोई ना कोई करना चाहिए इनको। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्र तभी सर्वप्रथम बन पाएगा जब सभी राज्य सरकार अपने अपने राज्यों की मुख्य समस्याओं पर ध्यान देकर अपने राज्य को आत्मनिर्भर बनाते हुए विकास के पथ पर लेकर जाएंगे। महाराष्ट्र में जिस प्रकार अस्पताल में आग लगी और 10 बच्चों की मौत की खबर आ रही है, इस पर सभी राज्य सरकारों को ध्यान देकर अपने राज्य में इसी प्रकार की गलती ना हो पाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। न कि राजनीतिक फायदों के लिए सिर्फ उस राज्य के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें ज्ञात है कि उनसे कहां चूक हुई है और उन्हें उसके लिए क्या कदम उठाना आवश्यक है। बिहार का मुजफ्फरपुर 3 दशक से अधिक समय से अपराधियों का गढ़ रहा है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस पर नियंत्रण किया गया, लेकिन जिस प्रकार से मोबाइल व्यापारी की हत्या के बाद माहौल गर्म हो उठा है, इस पर मुख्यमंत्री को ध्यान देना तो आवश्यक है कि ये प्रशासनिक विफलता है, इस पर भी त्वरित कार्रवाई आवश्यक है। नीतीश कुमार सुशासन बाबू के रूप में चर्चित है, इसलिए उनकी जवाबदेही भी बढ़ जाती है ताकि प्रदेश में सुशासन नजर आए। आप खुद देखें बिहार सरकार किस प्रकार विभिन्न जिलों व कमिश्नरी में कार्य नव वर्ष 2021 से कर रही है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को हर खेत तक पानी पहुंचाने को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय मंत्री समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को जीविका द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जीविका कार्यकर्ता अपना काम बेहतर ढंग से कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ाई जाएगी। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बने तालाबों की जिम्मेदारी भी अब जीविका को सौंपी जाएगी। जीविका कार्यकर्ता नई पीढ़ी को भी जागरूक करने का काम करें। लेकिन जो जीविका समूह आप काम करिएगा और आप जिस तरह से लोगों को प्रेरित करिएगा, उसी प्रेरणा से वो अच्छे कदम की ओर बढ़ेंगे। जीविका दीदियों को इस बात का हमेशा एहसास रहे कि आने वाली पीढ़ी को हम सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करें। सही दिशा में जाने के लिए किसी का समर्थन और विरोध नहीं है। सही दिशा का मतलब है ठीक रास्ते पर चलना, अच्छा काम करना, पढ़ना, बेहतर जगह पर जाना, और जिस तरह से लोगों को गुमराह करके उससे गलत काम कराया जाता है उससे प्रेरित करना। एक बहुत ही गंदगियां लाने का प्रयास हो रहा है, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को प्रेरित करना और आप अच्छी तरह जाना।
जब परिवार आगे बढ़ेगा तो परिवार के बाकी लोग भी आगे बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में शुक्रवार को पटना एवं सारण प्रमंडल के नगर निकायों की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर भी मौजूद थे। कटिहार में एक उच्च क्षमता का सुपर ग्रिड बनेगा। इसकी क्षमता 765 kV होगी। इस ग्रिड से बांग्लादेश तथा ट्रांसमिशन लाइन का भी निर्माण होगा, जिससे बांग्लादेश को बिजली दी जाएगी। वहीं बिहार 3 देशों से कनेक्टिविटी वाला देश का पहला राज्य होगा। इसकी जानकारी ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने दी। कटिहार में 765 किलोवाट का केवीए अभी केवल एक गया में है, उत्तर बिहार में होगा, बनेगा। 4,300 करोड़ रुपए इसकी लागत है। बांग्लादेश को पावर इससे जाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना की कल सूचना मिली, स्वीकृति की। तो अब बिहार 3 अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ा है। एक तो भूटान से, दूसरा नेपाल से भी एक, अरुण कोसी पर 900 मेगावाट का जल विद्युत बनना है। 2022-23 तक वो कंप्लीट होगा। पटना के जिला अधिकारी के निर्देश पर ऑनलाइन दाखिल खारिज के निष्पादन हेतु गुरुवार को अंचलों में शिविर आयोजित की गई। दाखिल खारिज के कुल 3,291 मामलों का कैंप मोड में निष्पादन किया गया। पटना सदर में 244, संपतचक में 126, फुलवारी शरीफ में 705 और दुल्हिन बाजार में 22 मामलों का निष्पादन किया गया। समस्तीपुर के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने दलसिंहसराय अनुमंडल के विद्यापति प्रखंड में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रों में भ्रमण कर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। भोजपुर के जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने विभाग से जुड़े कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने खुटौना, राजनगर, बाबूबरही प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तीनों प्रखंडों एवं अंचल के कार्य इतिहास की विस्तृत जानकारी संबंधित प्रखंड एवं अंचल पदाधिकारी से ली। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बहेड़ी प्रखंड के सभी 27 पंचायतों में क्रियान्वित नल जल योजना की पंचायतवार एवं वार्डवार ऑनलाइन समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। बेतिया के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने जीएमसीएच के सी ब्लॉक के सभी फ्लोर का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने कार्यकारी एजेंसी को अविलंब भवन सहित अन्य चिकित्सीय व्यवस्था अस्पताल प्रशासन से समन्वय स्थापित कर पूर्ण करने का निर्देश दिया। नालंदा के जिलाधिकारी ने राइस मिल, पैक्स गोदाम एवं नालंदा खुला विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण किया। साथ ही पीडीएस दुकान और बेन प्रखंड व अंचल कार्यालय सहित विभिन्न सड़क निर्माण की योजनाओं को भी देखा। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी ने घोसी प्रखंड के कुर्रे पंचायत का भ्रमण एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। साथ ही लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं सुनी। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां देर रात बेखौफ बदमाशों ने एक मोबाइल कारोबारी को लूट के दौरान गोली मार दी थी, जिसके बाद मृतक के परिजन और लोगों का गुस्सा पुलिस प्रशासन पर फूट पड़ा। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर शहर के नगर थाना इलाके में कल रात बेखौफ अपराधियों द्वारा मोबाइल कारोबारी अभिषेक अग्रवाल की लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में मुजफ्फरपुर के मोबाइल कारोबारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। मोती झील और कल्याणी चौक की सभी दुकानों को भी बंद कर दिया गया। इसके उपरांत सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नगर थाना का भी घेराव किया। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस उपाधीक्षक नगर राम नरेश पासवान के साथ एएसपी अभियान विजय शंकर सिंह, नगर व मिठनपुरा थानों की पुलिस और जवान भी पहुंचे और व्यवसायियों से मामले में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन देकर प्रदर्शन खत्म करवाया गया। कराएंगे दुकान में हम लोग जो है अपना बढ़ाएंगे और फोर्स को भी ऑपरेशन करेंगे। उन लोगों के द्वारा भी प्राइवेट गाड़ी भी जो गाड़ दिया जा रहा है और दुकान की सुरक्षा से संबंधित जो था वो कर लेंगे और अपराधी तक हम लोग बहुत जल्द ही पहुंचेंगे, इसका आश्वासन दे रहे हैं। अपराधी को हम लोग किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे। गस्ती हमारा चौकस है।
अभी हम लोगों ने कई टीम बना करके गली मोहल्लों में भी पैदल गश्ती को सुनिश्चित किया है और पेट्रोलिंग हमारा 3-3 रात में निकलता है, हर थाना क्षेत्र से निकलता है। वो पुख्ता है हम लोगों का, घटनाएं गई है, हम लोग उसको अपराधी के गिरफ्तार तक। व्यवसायियों का कहना था कि अगर 24 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भैया अपने बिहार की जो पुलिस है इतनी बड़ी लापरवाह कोई गैर जिम्मेवारी नहीं है। आज भी न्यूज़ में आ रहा है यही औकात रही और हम लोग अपना व्यापार करके। क्या पुलिस पर भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। निकम्मा प्रशासन जा रहा है, कौन दारू पी के घूम रहा है, पेट्रोल लेके कौन घूम रहा है, नहीं रखेगा, ठीक ना। बिहार से राष्ट्र सर्वप्रथम टीम कृष्ण मोहन की रिपोर्ट। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। 45 दिन से जारी किसान आंदोलन में सरकार और किसानों की वार्ता एक बार फिर बेनतीजा निकली। आपको बता दें कि इस वार्ता में 40 किसान नेता ने भाग लिया था। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज किसान यूनियन के साथ 3 कृषि कानूनों पर चर्चा हुई, पर कोई नतीजा नहीं निकल पाया क्योंकि सरकार संशोधन के लिए तैयार है पर कानून वापसी पर नहीं। तो वहीं किसान कानून वापसी चाहते हैं पर संशोधन के लिए तैयार नहीं, जिसके बाद और वार्ता के लिए 15 जनवरी की तारीख तय की गई है। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि मुझे आशा है कि कोई न कोई समाधान निकल ही जाएगा। आपको बता दें कि देश का किसान 45 दिन से दिल्ली की सीमा में ठंड और बरसात के बीच डट कर खड़ा है। उनकी मांग है कि सरकार अपने 3 नए कृषि कानूनों को वापस ले। इन कानूनों पर किसान का कहना है कि इसके आते ही मंडी प्रथा खत्म हो जाएगी, पूंजीपति किसानों की जमीन हड़प लेंगे और एमएसपी खत्म हो जाएगी। बता दें कि अब तक हुई किसानों और सरकार की वार्ता में सरकार 2 मांगों पर सहमत हुई थी, तो वहीं किसानों की 2 मांग एमएसपी लिखित में देना और 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने पर पेच फंस गया है। जानकारी के अनुसार इस आंदोलन के दौरान कई किसानों की मौत हो चुकी है, किसी की प्राकृतिक तो किसी ने आत्महत्या की है। किसानों ने 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि वे राजपथ पर ये रैली करेंगे। अब आगे देखना है कि सरकार क्या कदम उठाती है या फिर किसान संशोधन के लिए राजी होंगे, ये तो अगली वार्ता ही बताएगी। पटेल नगर के विधायक राजकुमार आनंद ने राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम को क्या कहा, ये आप खुद सुने। सर्वप्रथम बनने के बारे में आपका सवाल काफी कठिन है, लेकिन इसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। हम वाकई विश्व गुरु बनने वाले थे। जब जाति प्रथा अपने चरम सीमा पर आई तब हम थोड़ा सा भटक गए, ये देश भटक गया, हम विश्व गुरु होने से भटक गए। तो जब जब छोटे छोटे समूहों ने, छोटे छोटे देशों ने हम पर आक्रमण किया, भारत जैसे विशाल देश पर, तो हुआ क्या, क्षत्रिय लड़ने पहुंच गए। ब्राह्मणों ने कहा मेरा काम शिक्षा देना है, वैश्यों ने कहा मेरा काम तो व्यापार करना है। तो थोड़े से क्षत्रिय लड़ते रहे और देश हमारा छोटे छोटे समूहों से गुलाम बन गया। इसके इतिहास में तो ये है। अब बात यह है कि आगे क्या होगा। आगे हमारे पास बहुत सारे आज वाद हैं, जातिवाद, क्षेत्रवाद और तमाम दुनिया के जो आप समझ सकते हैं। हमें उनसे निकलना होगा। आज एक ही उम्मीद, एक ही चीज है, वो है संविधानवाद। उस पर हमें चलना होगा। संविधानवाद हमें दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है और पिछले 70 सालों में अब तक खड़ा कर देना चाहिए था, लेकिन गंदी राजनीति के चलते ये संभव नहीं हो पाया। यानी कि वही जो पहले हो रहा था वो आज धर्मों में, जातियों से कम हुआ तो धर्मों में बढ़ गया, लेकिन हालत उतने अच्छे नहीं हुए जितने अच्छे होने चाहिए थे जो संविधान में लिखा हुआ है। दूसरी बात, शिक्षा का अभाव। हमारा संविधान में लिखा हुआ था शिक्षा हर बच्चे को मिलनी चाहिए। शिक्षा हर बच्चे को मिलना चाहिए का मतलब ये नहीं है। शिक्षा मिलने का मतलब है मेरे गांव का आखिरी बच्चा तक शिक्षित हो, मेरे देश का हर मतदाता शिक्षित हो, ताकि उसे पता हो कि मुझे वोट कैसे करना है। आज देश का दुर्भाग्य यह है कि 80% लोगों को पता ही नहीं होता कि उसको मतदान क्या करना है, किसको वोट देना है और मताधिकार का मतलब क्या है। केंद्र सरकार से कम हम ये चाहते हैं कि वो राजा हैं, राजा के कर्तव्यों का निर्वाह करें।
आज देश की जो वित्त की हालत है, वित्तीय मुद्दों पर देखें हम तो हालत बहुत अच्छी तो कह ही नहीं सकते, बहुत खराब है। आपको गरीबों की तरफ ध्यान देना चाहिए, एक आम आदमी की तरफ ध्यान देना चाहिए। देखिए संविधान में भी ये है कि एक लिमिट से नीचे जिन लोगों के पास जमीन है उनको आपको एक जगह देनी चाहिए, सरकारों को उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आज जो किसान है 80% किसान 90% किसान उस लिमिट में आता है। आज वो जमाना देखिए जब कोविड में लोग परेशान थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री सब सड़कों पर आ गए, लोग बिहार के लिए पलायन किए। मोदी जी कहते थे कि भ्रष्टाचार भगा दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार तो बढ़ गया है। अगर सही मायनों में देखा जाए तो स्वरूप बदल गया है। मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हमारे देश को विश्वगुरु बनाने के लिए सहयोग करें। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। देश में एक बार फिर अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है और इस लापरवाही का खामियाजा किसी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। इस घटना में 10 नवजातों की मौत आग से झुलसने से हो गई है। जी हां, ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला महाराष्ट्र से आया है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के भंडारा डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल से, जहां शुक्रवार रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से 17 में से 10 नवजात झुलस गए, जिनमें से 7 को बचा लिया गया। जानकारी के अनुसार मरने वाले नवजात बच्चों की उम्र 1 से 3 महीने के बीच में थी। आपको बता दें कि ये आग सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में लगी थी। यहाँ उन बच्चों को रखा जाता है जिनकी हालत या तो काफी नाजुक होती है या जिनका वजन जन्म के समय बहुत कम होता है। इस घटना को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से बात की, साथ ही जांच के आदेश भी दिए हैं। बता दें कि इस दर्दनाक हादसे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है। जिन बच्चों की इस हादसे में जान गई है उन बच्चों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। मैं महामंत्री से अपील करता हूं कि वे घायलों और मृतकों के परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करें। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके मृतक बच्चों के परिजनों को सांत्वना दी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार जिस वार्ड में आग लगी थी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है और अस्पताल का फायर ऑडिट हुआ था या नहीं इसकी भी जांच की जा रही है। नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के कारण उन्होंने आज करोलबाग में दिल्ली सरकार और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया और हड़ताल पर चले गए। इन कर्मचारियों ने नगर निगम की भाजपा पार्टी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और करोलबाग जोन के वार्ड समिति के चेयरमैन तेजराम फोर के खिलाफ भी नारेबाजी की और जुलूस निकाला। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम दिल्ली सरकार से निगम के 13,000 करोड़ बकाये की मांग कर रही है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बाहर कई दिनों तक धरना प्रदर्शन भी किया और पिछले दिनों दिल्ली में भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने सभी बूथों पर दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि भाजपा ने पिछले 15 साल में कई घोटाले किए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम,
जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।